ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि वल्लभ धरपड़े वकील हैं जो शिरडी में अभी एक दिन पहले ही आकर बसे हैं। वकील साहब ने जान पहचान बनाने हेतु कुछ शिरडी के चुनिंदा व्यक्तियों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया, जिसमें शामिल हैं पाटिल जी, मास्टर जी, रमाकांत, और बुलाया सभी को अपनी अपनी पत्नियों के साथ। बाईजामा का जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन बाबा ने स्पेशली फोर्स करके कहा कि तुम्हें जाना होगा। अब बाबा ने कहा तो बाईजामा ने कहा ठीक है भाई, साईं की बातें साईं जाने। उधर वल्लभ धरपड़े का बेटा, जो कि छुपकर स्कूल से भागा था, अपना रास्ता भटक गया था घर का, उसको बाबा घर छोड़ने के लिए गए। घर लेकर पहुंचे, आवाज लगाई, वल्लभ धरपड़े की पत्नी जो थी, उन्होंने घर में बैठी थी अपनी बेटी के साथ, कहने लगी कोई आवाज सुनी सुनाई सी लग रही है, देखती हूँ जाके। देखा तो बाहर जाके साईं खड़े थे, उनके साथ में उनका बेटा। बाबा ने कहा ये रास्ता भटक गया था स्कूल से आते वक्त, मैं इसको छोड़ने के लिए आया। बात ही कर ही रहे थे, कि इतने में वल्लभ जी अपने घर की ओर आते हुए दिखाई दिए। बाबा और रुक कर खड़े हो गए। रुक कर खड़े हो गए, वल्लभ आए, लेकिन बाबा का कोई उन्हें इग्नोर करने का इरादा था बाबा को पूरा। फिर भी बाबा ने उन्हें छेड़ा कि जिस दौड़ में तुम दौड़ रहे हो, कुछ जनहित के बारे में भी सोचो। और बाबा टोकते नहीं, असल में वो बाबा को देखता हुआ आ रहा था कि मेरे दरवाजे पर कौन खड़ा है, और नीचे पड़ा था रोड़ा, कोई रोड़े से पैर लड़खड़ाया तो थामा जाके बाबा ने, सीधा बाबा के हाथों द्वारा थामा गया। बाबा ने कहा नीचे देख, ऊपर देखने की जगह साथ साथ नीचे देखना भी जरूरी है। अब वकील साहब अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। बाबा से कहने लगे, साईं ये कलयुग है और मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। जो मुझे नीचे देख के चलना पड़े। बाबा ने कहा राम जी तुम्हारा भला करें, और बाबा कह के वहां से निकल लिए। बातें तो दोस्तों बहुत सारी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, लेकिन अगर वो सब बातें आपको सुनाने लगे तो एक एक एपिसोड कम से कम 2-2 घंटे का जाएगा, और आप सुन के उन्हें बोर हो जाएंगे। इसलिए कुछ बातें बीच की ऐसे काट दी जाती हैं जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जब जिंदगी जीते हैं तो उसके अंदर सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बातें होती हैं,
वो सभी बातें ना तो अपने माता पिता को जाके बताई जाती, ना अपनी पत्नी को बताई जाती। शॉर्ट में बताया जाता है कि बंदा वो मिला था और उसने ये कहा। ये नहीं बताया जाता कि उसने मेरे हाल चाल पूछे, मेरे दोस्तों की बात पूछी। तो बाबा लौट लिए अपनी वापस द्वारका माई की ओर। द्वारका माई पहुंचे। द्वारका माई में केशव और तात्या बैठे थे। केशव कहने लगा, साईं आज तक शिरडी में जितनी भी दावतें हुई हैं, सिवाय हमारे घर को छोड़कर, उन दावतों में गांव का हर व्यक्ति शामिल हुआ। ये कैसी अजीब दावत हो रही है जिसमें आदमी का कद देखकर उसको निमंत्रण दिया जा रहा है, बुलाया गया है। बाबा ने कहा, केशव सब्री रखो, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। खैर, सभी लोग दावत में जाने की तैयारी कर रहे थे। उधर वकील साहब जाके अपने बेटे पे बरस गए, क्योंकि उनका बेटा उनकी नज़रों में नालायक था। और सख्त आदेश दे दिए कि शाम को दावत है और दावत में ये किसी के सामने ना आ जाए। कोई बात नहीं, दावत की तैयारी हो गई, मेहमान भी सब आ गए, यहाँ तक कि कुलकर्णी सरकार भी आ गए, लाला गंगाराम भी आ गए, पाटिल जी भी आ गए, सभी लोग आ गए जिन्हें जिन्हें बुलाया था। बेटी सबको, मेहमानों को खान पान सर्व कर रही थी। सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए। इधर भाईजामा भी पाटिल जी के साथ आई हुई थी। बेटी सर सभी मेहमानों को सर्व कर रही थी। इतने में पाटिल जी बोले, करपड़े जी आपके बेटा भी तो है। कि हाँ, अब करपड़े जी सबको आए, उन्होंने तो बेटे को कतई इग्नोर करने की सोची थी, लेकिन होगा वही जो बाबा चाहेंगे। कि हाँ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे मैंने दवाई देके सुला दिया। कुलकर्णी कहने लगे, अरे खरपड़े जी, वकील साहब, आप को पता नहीं शायद, मैं इस गांव का वैद हूँ, और खाली इस गांव का नहीं, दूर दूर से लोग दवाई लेने मेरे पास आते हैं, आपको शायद पता नहीं। खरपड़े जी ने बात संभाली, कोई नहीं कुलकर्णी सरकार, आगे जरूरत होगी, फिलहाल तो मैं 7 दवाई लेकर आया था, वो मैंने दे दी, उसके असर में वो सो गया है, और जरूरत होगी तो आपको जरूर। उधर बेटा दरवाजे के पीछे से छुप के सारी चीज देख रहा था। वो भी चाह रहा था कि मेहमानों के बीच में आए, लेकिन उसके लिए मनाही थी। उसने देखा एक नुकीली कील पड़ी है बीच रास्ते में, और बार बार उसकी माँ और उसकी बहन निकल कर जा रहे हैं, और किसी के पैर में चुभ गई तो इनकी सारी दावत बढ़िया हो जाएगी। इसलिए वो ना चाहते हुए भी बाहर निकल कर आया और उस कील को उठा लिया। उसकी बहन शरबत वगैरह सप्लाई सर्व कर रही थी, बीच में वो आया, कील उठाई और उसकी बहन हड़बड़ा गई, और पूरा का पूरा थाल जमीन में। खैर, वकील साहब ने बात संभाली, मैंने कहा था ना तब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्यों आया ये बाहर। इतने में कुलकर्णी सरकार भला कहाँ रुकने वाले थे, वो गए बच्चे के पास और उसका माथा छुआ, हाथ देखा, और घोषित कर दिया, अरे तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वकील साहब, आपका बेटा है, आपने क्या सोचा बेटे के लिए, अपनी तरह वकील बनाएंगे या जज, सीधा जज की के लिए पढ़ाई कराएंगे। इस तरह की कुलकर्णी सरकार ने बातें चालू कर दी, और कुलकर्णी सरकार बातों बातों में खिंचाई करने लगे
कि भाई आपकी जितने आप बुद्धिमान हैं बेटा भी उतना गुणी होगा, चलो कुछ पूछ लेते हैं इससे भी। अरे बेटा गिनती तो आती होंगी, चलो थोड़ा सा कुछ हमें गिनती वगैरह सुनाओ। अब बेटा तो हेजिटेशन का शिकार था, वो तो जानता सब कुछ था लेकिन बोल नहीं पाता था। वो वहां पर भी गुमसुम चुपचाप। खैर जी, वकील साहब की बड़ी किरकिरी हुई और सभी मेहमान चले गए। उधर पायजामा उसकी पत्नी से कहने लगी, बात चली बाबा की कि चिंता मत करो। पायजामा ने कहा उसकी पत्नी से, चिंता मत करो, साईं की नगरी में आए हो, सब ठीक हो जाएगा और जो नहीं होगा उसे साईं ठीक कर देंगे। उसने कहा, साईं? अरे मैं तो उन्हें जानती हूँ। तुम जानती हो? अरे वो तो बहुत ही मददगार, आज हमारा उज्जवल खोजा था, उसे घर छोड़ने के लिए बहुत ही सज्जन, बहुत ही नेक, बहुत ही पुण्य आत्मा व्यक्ति हैं वो। वकील साहब की पत्नी तारीफ करने लगी, जो कि सभी महिलाओं को अच्छी लगी, क्योंकि सारी ही साईं की भक्ति। अब सभी लोग अपने अपने घर को, मेहमानों के जाने के बाद वकील साहब ने अपने बेटे की करी कायदे तक टुकाई, क्यों आया था बाहर। और वो बेचारा ये एजिटेशन का शिकार तो पहले ही रहता था कि वो बता दे कि क्यों आया था बाहर, उसकी बताने की भी हिम्मत रही। खैर बेचारा रो लो के लेट गया। अब बाबा तो सारी चीज जानते हैं, सारी चीज देखते हैं। बाबा ने देखा उसे, बाबा वहीं धोनी के पास बैठे हुए पंखा चलने लगे। केशव तात्या खड़े हुए देख रहे हैं कि साईं कर क्या रहे हैं, ये धोनी के ऊपर पंखा क्यों झल रहे हैं। उधर बाबा धोनी पर पंखा झल रहे थे और उधर उस बच्चे को ठंडक पहुंच रही थी, जैसे उसे कोई प्यार से हवा कर रहा हो। पहले बिजली के पंखे तो होते नहीं थे, गर्मी हो या सर्दी आदमी ऐसे ही काम चलाते थे, हाथ के पंखा झल के। इधर बेचैन आत्मा वकील साहब जंगल की ओर निकल लिए और जंगल में जाके खुद रास्ता भटक गए। बाबा ने देखा, लालटेन लेके बाबा पहुंचे, फिर कुछ उन्हें शिक्षा दी, लेकिन वो शिक्षा भी उनके काम नहीं आई। वो उल्टे बाबा को ही दो बातें सुना के और वहां से निकल लिए। घर पहुंचे, शाम हो रही थी, इतने में उनके पास टेलीग्राम आया। पत्नी को टेलीग्राम पोस्टमैन देके गया। टेलीग्राम में क्या लिखा था कि अंग्रेज सरकार वकील साहब को सम्मानित करना चाहती है और शिरडी में ही, शिरडी के किसी सभागृह में सम्मान का प्रोग्राम रखा गया है। सम्मान का प्रोग्राम रखा गया है और उसके लिए तार दिया कि 2 दिन बाद सब तुम्हारे गौरव सम्मान का प्रोग्राम है और तुम्हें पहुंचना है। तार देख के पढ़ के वकील साहब बड़े खुश, पत्नी भी खुश, बेटी भी खुश कि जी घर को सजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हर तरह की तैयारी कि ऐसा सम्मान हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता, हमें बड़े सौभाग्य की बात है। खैर जी, लेकिन वकील साहब ने साफ मना कर दिया, बेटा नहीं जाएगा, कि पल भर की मेरी खुशी को मेरे गम में तब्दील कर देता है, इसलिए ये नहीं जाएगा। बेटे के लिए वकील साहब ने साफ मना कर दी। पत्नी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बेचारी करती तो क्या करती है। उधर बाबा को ये सब चीज़ें पता चल चुकी हैं, क्योंकि बाबा तो हर किसी चीज़ को जान लेते थे। तो साथियों, वकील साहब का गौरव सम्मान होना है। 2 दिन बाद बेटा क्या गुल खिलाता है, उनका बेटा उनके सम्मान समारोह में क्या गुल खिलाता है, क्योंकि बाबा तो उसको पहुंचाएंगे कैसे भी करके, उस सम्मान समारोह में बाबा उसके बेटे को पहुंचाएंगे, ये तय है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।